हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे संसद के संयुक्त अधिवेशन पर। संसद का संयुक्त अधिवेशन क्यों बुलाया जाता है और या इसको बुलाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, अभी तक कितनी बार बुलाया गया है, इससे संबंधित जितनी भी इम्पोर्टेंट बातें हैं उन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, छोटा सा वीडियो होगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा लीजिएगा, प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे नया वीडियो कोई भी अपलोड किया जाएगा उसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले कुछ चीज़ें आप देख लीजिए। एक एक बहुत साधारण सी अगर मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा। आर्टिकल 108 प्रावधान करता है संसद के संयुक्त अधिवेशन का। आर्टिकल 108 जो है वो प्रावधान करता है संसद के संयुक्त अधिवेशन का। अब दूसरी अगर मैं आपको बात बताऊं, ये जो व्यवस्था हमने ली है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। यानी हमारे यहाँ पर जो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य एक साथ बिठाए जाते हैं, ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? ऑस्ट्रेलिया से ली है। अब अगर हम तीसरा पॉइंट देखें जो बहुत बेसिक सा है कि इस अधिवेशन को बुलाता कौन है, इसका आवाहन कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा इसका आवाहन किया जाता है। तो ये 3 पॉइंट बेसिक से आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है। अध्यक्षता को लेकर कई सारे प्रश्न बनते हैं। वैसे साधारण सा इसका उत्तर ये होता है कि इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको यहाँ पर अभी समझाने वाला हूँ, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यार से समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए, अगर हम अध्यक्षता की बात करें दोस्तों, एक पॉइंट आप समझिए। संविधान में एक आर्टिकल है जिसको हम लोग आर्टिकल 118 के नाम से जानते हैं। संविधान का आर्टिकल 118 ये प्रावधान करता है कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, जो संयुक्त अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। इन केस लोकसभा स्पीकर अब्सेंट है, वो मौजूद नहीं है, उसकी तबीयत खराब है, तो उसकी अनुपस्थिति में एक आर्टिकल आपका और है 118 का जो क्लॉज है वो थर्ड, 118 का एक उपखंड है, 118(3). इसके अनुसार लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है, ठीक है, लोकसभा का जो उपाध्यक्ष है वो क्या करेगा? इस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा। क्लियर है इतनी बात? चलिए मान लेते हैं कि लोकसभा का अध्यक्ष भी अनुपस्थित है, लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है, तो अब कौन इसकी जो है अध्यक्षता करेगा? तो मैं आपको बता दूं, राज्यसभा का जो उपसभापति होता है, यहां पर एक देखिएगा, एक पॉइंट समझिएगा, राज्यसभा का उपसभापति, सभापति नहीं, याद रखिएगा, सभापति अध्यक्षता नहीं करता है, क्योंकि दोनों सदनों में से वो किसी का भी सदस्य नहीं होता है। सभापति हमारा उपराष्ट्रपति होता है, तो उपसभापति अध्यक्षता कर सकता है संयुक्त बैठक की, लेकिन सभापति नहीं कर सकता है। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करें कि ये अधिवेशन कब कब बुलाया गया है, इस पर अगर 2-3 पॉइंट हम देखें, 3 बातें आपको इसमें पता है कि ये अधिवेशन अभी तक 3 बार जो है बुलाया गया है। यानी अगर हम संयुक्त अधिवेशन की बात करें तो पहली बार कब बुलाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय एक आपका विधेयक आया था, दहेज प्रतिषेध विधेयक, ठीक है, 1960 में एक आपका दहेज प्रतिषेध यानी दहेज पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक आया था। उसके लिए संयुक्त बैठक को बुलाना पड़ा था, क्योंकि लोकसभा में वो विधेयक आपका पारित हो गया था, राज्यसभा में क्या हो गया था? वहां पर गतिरोध हो गया था, ठीक है। फिर अगला जो विधेयक आया मोरारजी देसाई के समय, बैंक सेवा आयोग विधेयक, ये 1977-78, कहीं कहीं 77 दिखाता है, कहीं कहीं 78 दिखाता है। तो मोरारजी देसाई के समय ये आपका बैंक सेवा आयोग विधेयक 1978 आया था, मोरारजी देसाई के समय, और इसके लिए भी संयुक्त बैठक बुलानी पड़ी थी। उसके बाद ही ये विधेयक आपका पारित हो पाया था। फिर तीसरा विधेयक अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय आया है, आतंकवाद निरोध विधेयक, जिसको हम पोटा के नाम से भी जानते हैं। जब एक कानून बन गया तो इसको हम पोटा के नाम से जानते थे। 2000 में इसको पारित करने के लिए संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाना पड़ा था। तो 3 बार जो है, या 3 ऐसे बिल हैं जो कि संयुक्त अधिवेशन के द्वारा जो है पारित हो पाए हैं। एक और मैं आपको बताता हूं, हालांकि आपको 3 ही याद रखने हैं। महिला प्रतिनिधित्व के लिए एक विधेयक 2008 में आना था, और उसके लिए व्यवस्था कर ली गई थी कि संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, लेकिन उसके पहले क्या कर दिया गया था? बिल को निष्क्रिय कर दिया गया था, ठीक है। तो आपको क्या करना है? आपको जो है ये वाला याद नहीं रखना है, लेकिन जानकारी के लिए इसको अपने पास लिख लेना है। 3 विधेयक हैं, दहेज प्रतिषेध 1960, बैंक सेवा आयोग विधेयक 1978 और आतंकवाद निवारण विधेयक 2000। पहला वाला दहेज प्रतिषेध नेहरू जी के समय आया है, दूसरा वाला मोरारजी देसाई जी के समय आया है, और तीसरा वाला अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय आया है, ठीक है। तो 3 बार ही अभी तक केवल जो है ये बैठक बुलाई गई है। चलिए
आगे बात करते हैं, कुछ पॉइंट मैं आपको और समझाता हूँ। अब हमारे सामने ये प्रश्न होना चाहिए कि भाई ये विधेयक ये अधिवेशन क्यों बुलाना पड़ता है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए क्या हुआ कि यदि किसी विधेयक को राज्यसभा, देखिए समझने का प्रयास कीजिएगा, यदि किसी विधेयक को राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है, कोई विधेयक लोकसभा से पारित होकर कहाँ चला गया है, राज्यसभा गया है और राज्यसभा ने उसको पास करने से मना कर दिया, ठीक है, और वो विधेयक जो है सरकार चाहती है कि विधेयक आपका जो है पकड़ कानून बन जाए, तो ऐसे में क्या होगा कि सरकार राष्ट्रपति से कहकर क्या कर लेगी, संयुक्त बैठक बुलवा लेगी। और संयुक्त बैठक में क्या होता है कि हमेशा लोकसभा ही हावी रहता है, क्योंकि लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है और विधेयक कौन लाएगा, सरकार लाएगी, तो सरकार के सदस्य भी लोकसभा में ज़्यादा होते हैं, तो विधेयक आसानी से संयुक्त बैठक में पारित हो जाता है और लोकसभा हमेशा हावी रहती है। एक तो एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि लोकसभा राज्यसभा द्वारा विधेयक में किए गए संशोधनों को मानने से असहमत हो जाए। मान लीजिए कोई विधेयक आपका है और वो लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा गया है, राज्यसभा चाहती है कि इस विधेयक में कुछ संशोधन किए जाएं, वापस लोकसभा को भेज देती है, लेकिन लोकसभा वो संशोधन करना नहीं चाहती है, तो इस सिचुएशन में भी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तीसरी सिचुएशन है कि कोई विधेयक लोकसभा से पारित होकर राज्यसभा गया है और राज्यसभा 6 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन उसने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, उसको पारित नहीं किया है, तो इस कंडीशन में भी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। बस आपको याद ये रखना है कि जो धन विधेयक होता है और जो संविधान संशोधन विधेयक होता है, उन पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। संयुक्त बैठक जो है वो सामान्यतः केवल साधारण जो विधेयक होते हैं उन्हीं पर ही बुलाई जाती है। इस बात को भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो संयुक्त बैठक से संबंधित या संयुक्त अधिवेशन से संबंधित कुछ प्रावधान थे जो इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बता दिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।